हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रिविजन पर। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारा केवीएस का जो डेमो वाला क्लास था वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा जो हमारा अभी जो सीटेट का फॉर्म है उसके लिए और DTSP के लिए हम जो है CDP और मैथ के क्लासेस को शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। और बाकी और भी क्लासेस आने वाले हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू वगैरह की तैयारी मेरे खुद की भी चल रही है, थोड़ा सा इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि पता है कि आज हमारा ये तीसरा क्लास है। ये इस CDP का बाल विकास का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये तीसरा क्लास है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा जो पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर के उसको देखिए। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो का काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव समझ के आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगेगा। मेरा बस कहने का मतलब बस इतना ही है। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए। और मैथ के भी 2 क्लासेज आ चुके हैं, जिसमें पहला था नंबर सिस्टम का था, दूसरा जो उसी के अंदर एक टॉपिक था डिविजिबिलिटी के रूल का, उसके बारे में हमने देख रहा है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें क्या है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया ये चीज़, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि चीज़ें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से आती हैं। अब आप जो है SSC वगैरह के एग्जाम में नहीं है कि आप सीधे आपको डायरेक्ट चीज़ें पूछ दी जाएंगी और चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे चीज़ें क्या है, आपको जब पता होगा, सीटेट के सिलेबस में मैंने बताया था, अगर वो भी आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें क्या है कि हम उसको 50-50% का होता है मार्जिन, यानी 50% का आपका सब्जेक्टिव और 50% का जो आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन आएगा। तो हमको सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा आपको पेडागोजिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि हमारा जो है डे टू डे चीज़ों से जो है इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि NAP का पता है, और आजकल NAP से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। हम जब अपना प्रीवियस ईयर का जो सेट लगाएंगे तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, और जिससे आपको भी कुछ आइडिया हो जाए कि जैसा मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, ऐसे होंगी। तो आप लोग भी खुद ही समझदार हो, तो आप लोग को पता आपने किया भी होगा कई जगह मेरे से भी, या फिर कई जगह से पता किया होगा। तो चीज़ें ऐसी हैं। तो फिलहाल अभी तक हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव नॉलेज को फोकस कर रहे हैं, और एक बार जब थोड़े से मैं भी फ्री हो जाता हूँ तो अच्छे तरीके से हम लोग फिर दोनों लोग मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे आज का हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास। फ्रेंड्स, ये अभिवृद्धि को हम वृद्धि भी नॉर्मल कई जगह पे वृद्धि कहते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप इंग्लिश में भी पता करें। मैंने पहले बताया कि सीटेट की तैयारी आप जब भी करें बाईलिंगुअल करें, क्योंकि एक एक टॉपिक के ढेर सारे नाम, और जो हिंदी में ढेर सारे अलग अलग नाम है, और जबकि इंग्लिश में एक या दो मैक्सिमम नाम है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाती हैं। सब ग्रोथ है, अब मान ली कहीं पे अभिवृद्धि की जगह से वृद्धि आ गया तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने ग्रोथ याद किया, वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, ग्रोथ होता है, आप जहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या करते हैं हम, अब पहला हमने जैसे बताया कि अभिवृद्धि और विकास। तो पहले चीज़ों को समझेंगे कि अभिवृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। क्योंकि जब तक हम इस चैप्टर जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में ही नहीं समझेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ों को समझने का। तो फ्रेंड देखिए, अभिवृद्धि क्या होता है। अभिवृद्धि होता है वो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, यानी जब हमारे जो है गर्भ में जब भ्रूणावस्था में बच्चा आ जाता है, जब भ्रूणावस्था में जब हो जाता है तभी से हमारा क्या होता है, अभिवृद्धि का जो है शुरू हो जाता है। और जन्म जो है उसके जहाँ तक चलते रहता है, ठीक, कहाँ तक चलता है। मान लीजिए शुरू तो कहाँ से गर्भावस्था से शुरू हो गया, ये भ्रूण में ही शुरू हो गया, और कहाँ तक चलता है, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी ये चलती रहेगी। उसके बाद जो गर्भावस्था से आएगा फिर वहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तक ये चलता है। और प्रौढ़ावस्था जाने के बाद ये अभिवृद्धि का जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाता है, और कहीं भी तो रुक भी जाता है, रुक के ना के बराबर ही हो, उसको हम कह सकते हैं वो ना के बराबर जो चीज़ का योगदान रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और विकास क्या होता है, विकास वो चीज़ें वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। लेकिन इसका शुरुआत कब होता है, इसका शुरुआत जन्म के बाद होता है, न कि जन्म से पहले। जैसे यहाँ पे बस बेसिक सा अंतर यहाँ पे ये समझिए। अच्छा, तो हम अच्छा फुल डिटेल में उसके बारे में समझेंगे, ओरली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग चूज कर रहे हैं तो अब अभिवृद्धि और वृद्धि के बारे में हमको चीज़ें समझनी पड़ेगी। और मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आप समझिए कि ये चीज़ें क्या है। एक लाइन में आप इतना आपको पता चल गया तो आपको सारी की सारी जो है आपको अभिवृद्धि और विकास सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा, बस इतने में ही। आप अगर ध्यान से चीज़ों को सुने और पढ़े देखें तो खुद इतनी सारे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, जब आप सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे और रियल लाइफ से उसको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, जब जो गर्भ में भ्रूणावस्था में आ जाता है तभी से क्या होता है, अभिवृद्धि शुरू हो जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये हो जाता है कि गर्भावस्था कितने समय का होता है। तो गर्भावस्था जो होता है 9 माह 10 दिन तक का जो है गर्भावस्था होता है। क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं इसके कि गर्भावस्था कब से कब तक होता है। तो गर्भावस्था जो है 9 महीना और 10 दिन तक के लिए गर्भावस्था क्या होता है, पूरा इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा गर्भावस्था हो गया। गर्भावस्था के बाद जो है
शैशवावस्था आएगा, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के किशोरावस्था, किशोरा के प्रौढ़ा। हमको जो है बाल विकास में हमको सिर्फ जो है किशोरावस्था तक का क्या होता है, अध्ययन करना होता है, ठीक है। उसके आगे की भी चीजें हैं, लेकिन वो हमको सिर्फ हमारा काम सिर्फ कहाँ तक का है, किशोरावस्था तक काम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसी किसी टॉपिक में हम आगे प्रौढ़ावस्था तक चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ हमको किशोरावस्था तक ही क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी सारी चीजें तो क्लियर हो गई। हमने अभिवृद्धि के बारे में समझा। अभिवृद्धि के बारे में क्या समझा हमने, कि हमारा जो अभिवृद्धि होता है वो जन्म से पूर्व प्रसव अवस्था में ही, गर्भावस्था में ही भ्रूण के रूप में जब आ जाता है तभी से हमारा शुरू होता है, और वो आगे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक वो चलते रहता है। और हमने विकास के बारे में समझा, विकास जो है जन्म के बाद शुरू होता है और वो मृत्यु तक चलते रहता है, यानी जब तक कि आपकी डेथ हो जाती है, डेथ नहीं हो जाती है, तब तक वो क्या होता है, आपका विकास चलते रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम यहाँ पे जो लिखा है मैंने, इसके घटक मूर्त होते हैं, यानी जो भी, अब जैसे अगर हम एक सिंपल सा अगर परिभाषा के रूप में हम इसको बोलना चाहें कि अभिवृद्धि क्या होता है, तो अब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जो अभिवृद्धि होता है शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे हम इसको मेंशन कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये जो चेंजेस होंगे ये क्या होंगे, शरीर और व्यवहार, ठीक है। तो शरीर और व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, अब वृद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जैसे शारीरिक वृद्धि, अब सोचिए आप जैसे भ्रूण के बारे में समझिए। तो भ्रूण क्या होता है, जब हमारे गर्भ में भ्रूण होता है तो एकदम छोटा सा पेन के नोक के बराबर ही होता है, वो उससे भी छोटा होता है। और उस छोटे से भ्रूण का धीरे धीरे 9 महीने 10 दिन में उसका इतना विकास हो जाता है कि बच्चा जो आपका लगभग जो है वो लगभग 1 फीट के आसपास का जो है, 1 फीट से आसपास जो है वो हो जाता है। तो समझिए एक पेन से नोक के से भी छोटा जो भ्रूण है वो एक जो है 1 फीट के आसपास का हो जाता है साइड का। तो उसका क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। तो शारीरिक विकास हो गया, यानी वो क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ग्रोथ हो गया। तो इसके अंदर क्या हम लेते हैं, और व्यवहार में ही परिवर्तन आता है। व्यवहार में जैसे उसके अलग अलग टाइम से उसका शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको जो है समस्या जो है आंधी जो तूफान की अवस्था बताया गया है, ठीक है। स्टेनले हाल ने इसको फादर ऑफ एडोलेसेंस जो है स्टेनले हाल को कहा गया है, जिन्होंने बच्चों को तनाव, तूफान और की अवस्था को बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने देखा वृद्धि क्या होता है, शारीरिक और व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी जो भी चीजें फिजिकल चेंजेस होंगे उसको जो हम क्या करेंगे, ग्रोथ के अंदर डाल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके घटक क्या होते हैं, मूर्त होते हैं। जो भी चीजें दिखेंगी आपको, आप कुछ भी ले सकते हैं रैंडम तरीके से। हाइट हम ले सकते हैं, हाइट का पूछे कोई, हाइट क्या है, वृद्धि के विकास है, तो हाइट हमारा क्या है, अभिवृद्धि हो गया। फिर और क्या हो सकता है, जैसे कि बच्चे का जो है अलग अलग अंग जो है, अंगों का विकास हो रहा है। जैसे हमारा पहले दिल छोटा था, बड़ा हो रहा है, ठीक है। और एक दिशा में विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो विकास जो है कहाँ से, 2 तरीके से होता है। जो हम पढ़ेंगे तो सिर से पैर की तरफ होता है और अंदर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। सिफाली कोडल होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको हम 2 भागों में बोलते हैं। जब जो हमारा विकास जो होता है वो क्या होता है, सर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, सिर पदाभिमुख ऐसा बोलते हैं, सिर पदाभिमुख बोलते हैं। और जब हमारा अंदर से बाहर की तरफ होता है तो उसको कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है हमको हिंदी में एक्चुअली, तो इंग्लिश में लेकिन हमको याद है कि सिफाली कुडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। यानी सर से जब पैर की तरफ होता है तो उसको सिफाली कुडल बोलते हैं, और जब अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है उसको जो हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर से बाहर की तरफ विकास का मतलब क्या है, पहले हमारी जो है धड़कने, पहले पता होगा आप जब हम शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके जो धड़कनें होती हैं, उनकी धड़कन जो अस्थिर होती है, यानी उनकी जो है पूछता है क्वेश्चन कभी कभी कि जो बच्चा शैशवावस्था यानी जन्म के जो तुरंत बाद बच्चे की धड़कन क्या होती है, तो वो स्थिर नहीं होती है, वो हमेशा क्या रहती है, बदलते रहती है। लेकिन टाइम ऑफ पीरियड के बाद उनकी धड़कन धीरे धीरे क्या अस्थायी हो जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, अंदर से बाहर की तरफ उसका विकास हो रहा है, कहने का मतलब। और छोटा बच्चा जो बैडमिंटन खेलता है तो उसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता वो, तो क्या करता है, पहले अंदर से कोऑर्डिनेट करके वो बाहर से कोऑर्डिनेशन करता है एक एज ऑफ टाइम के बाद। उसी तरीके से सर से पैर की तरफ विकास होता है। तो पहले हमारा क्या विकास होता है, पहले बच्चा देखिए रात पूरे दिन जब देखो उसको सोया रहता है, 24 घंटे 18 घंटे बच्चा सोता है। क्यों सोता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसका मेंटल का विकास करना है, यानी उसका मस्तिष्क का विकास करना है। और जब मस्तिष्क का विकास करना है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसीलिए पहले क्या होता है, सर का विकास होता है, उसके बाद हाथ और पैर नीचे की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिर पदाभिमुख
या फिर सिफालिकूडल बोलते हैं, और जो अंदर से बाहर होता है उसको प्रॉक्सिमोलेटरल बोलते हैं। सारी चीज़ें हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं हम। फिर कह रहा है इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। जो इसकी जो है दिशा है उसकी भी जैसे मैंने बताया, और उसकी गति का भी क्या है मापन किया जा सकता है। जैसे कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक उसकी हाइट लगभग कितनी बढ़ सकती है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था कितने बढ़ेगी। तो ये जिसको चीज़ों का मेजरेबल होता है, बस इतना कहता है। उसी चीज़ को यहाँ पे क्या बोला है, परिमाणात्मक। ये क्या है, ये परिमाणात्मक है, मेजरेबल है। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको हम बोले, अगर हम इसको इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क ला के आप इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर इसको नोट करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। यानी अगर कोई बच्चा है, कोई उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उसमें अधिगम एवं वातावरण द्वारा जो अर्जित गुणों का स्थान होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा, यानी ना के बराबर होगा। जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें हाइट की, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मना नहीं किया गया है कि नहीं होगा, नगण्य मतलब ना के बराबर होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन पूरा टोटली निगलेक्ट नहीं किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि अधिगम, देखिए यहाँ पे म छूट गया है, तो अधिगम जो है, अधिगम में वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का, यानी हम कुछ एक्वायर कर रहे हैं, और हम चीज़ों से कुछ वातावरण से एक्वायर कर रहे हैं, तो उसका हमारा लंबाई पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम कम्प्लान पिए, हॉर्लिक्स पिए, पता नहीं जो भी चीज़ें पिए, हम लंबाई बढ़ाने वाली अलग अलग से जो है उनको पिए, तो उससे क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता हल्का सा तो कुछ 1 इंच आधा इंच का फर्क तो ठीक है, लेकिन क्या वो सारा 100% इम्पैक्ट करेगा, नहीं करेगा वो इम्पैक्ट। आप कितना भी हॉर्लिक्स पीजिए, अगर आपके हाइट जितनी बढ़नी होगी, आपके जो जिन में कोड की गई होगी उसी कोड के अकॉर्डिंग ही आपकी हाइट बढ़ेगी, ना कि आपके कोडिंग से ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, आपके जिन में जो भी चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके सारी चीज़ बॉडी में जो है चेंजेस आएंगे, उससे ना तो कम होगा और ना उससे ज़्यादा होगा। हल्का सा चेंजेस आ सकते हैं, मैं इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मनोवैज्ञानिकों ने नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पे नहीं का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, नगण्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ना के बराबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। और मैंने ये चीज़ बताया कि जो शारीरिक और व्यवहार वाले जो परिवर्तन होंगे उसको हम जो क्या कहेंगे, हम अभिवृद्धि कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है विकास के बारे में। अब यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट के बारे में, जैसे कि मैंने डेवलपमेंट की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि डेवलपमेंट चीज़ें क्या होती हैं, वो जन्म के बाद शुरू होती हैं, यानी बच्चा जब जन्म हो गया तब से वो शुरू होगा, और वो जन्म के और मृत्यु तक वो क्या होगा, कंटिन्यू तक वो चलते रहेगा। इसमें चीज़ें क्या होंगी, तो यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं। समय की दृष्टि से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक ऑफ टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर जो व्यवहार में परिवर्तन आएंगे, यानी बच्चा जो है शैशवावस्था से बाल्यावस्था में उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में परिवर्तन आ रहे हैं, किशोरावस्था से जो है प्रौढ़ावस्था में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, हाइट में चेंजेस हो रही है उसको तो हमने ग्रोथ बोल दिया, लेकिन जो व्यवहार में चल रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विकास। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो विकास होता है, विकास के अंदर हम अभिवृद्धि को भी क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विकास के अंदर अभिवृद्धि आता है, इंक्लूडेड होता है। यानी विकास के अंदर कौन आ गया, अभिवृद्धि आ गया, लेकिन क्या अभिवृद्धि भी विकास के अंदर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी विकास के अंदर अभिवृद्धि आएगा, लेकिन अभिवृद्धि के अंदर विकास नहीं आएगा। मतलब अगर फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको विकास कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है विकास कर रहा है। लेकिन अगर वो उसका जो और भी पहलू में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे बच्चा जो है पहले मान लीजिए उसको टेबल नहीं आता था, अब उसको टेबल आ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। पहले अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, अब अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। उसके बाकी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसके हो गए। तो इसके थ्रू क्या हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम ग्रोथ नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इज नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जबकि विकास, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, सॉरी, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं, करना पड़ेगा ग्रोथ। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्या ग्रोथ क्या डेवलपमेंट का पार्ट है, बट डेवलपमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इसमें
वृद्धि भी सम्मिलित होती है। मैंने पहले ही बताया चीज़ों को कि जो है डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी इंक्लूडेड होता है। इसमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। इसके अंदर जो चेंजेस होंगे फिजिकल होंगे और यहाँ पे परिमाणात्मक भी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप के जो है इसके अंदर चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे चीज था, यहाँ पे शरीर में व्यवहार चेंजेस आ रहे थे, यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे नगण्य यानी अधिगम एवं वातावरण का यहाँ पे अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण के दोनों के अंतःक्रिया पे चीजें जो है क्या आती है, डिपेंड करती है। यानी आप जिस तरीके से आपका वंशानुक्रम है और जिस तरीके का वातावरण है उस तरीके से आपका विकास होगा। जैसे आप एग्जांपल हमेशा लिया जाता है कि अब मान लीजिए कि कोई गरीब जैसे कोई गरीब कोई दो बच्चे हैं, उनको एक बच्चे को उठाकर अमीर के यहाँ रख दिया जाए और दूसरे बच्चे को किसी गरीब के यहाँ रख दिया जाए, तो उनके दोनों के व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। जो परिवर्तन आने का रीजन क्या होगा, वातावरण होगा। क्या होगा, वातावरण वहाँ पे क्या कर गया, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल दे दिया। तो उनके जो व्यवहार में परिवर्तन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो भी विकास के अंदर ही आएगा। वो विकास का क्या है, चरण है, स्टेज के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है वंशानुक्रम जो है और वातावरण दोनों क्या है, अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। मूलतः एक बार फिर से मैं छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि अभिवृद्धि जो होता है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो अभिवृद्धि होता है, और अभिवृद्धि जो है इंक्लूडेड होता है किसके अंदर, विकास के अंदर। ओवरऑल डेवलपमेंट को जो हम विकास कहते हैं और वृद्धि जो है फिजिकल चेंजेस को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, जन्म से पूर्व से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है, और ये क्या है, जीवन पर्यंत, जन्म के बाद और पूरे जीवन अवस्था तक पूरे चलते रहता है। आई होप लोग समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम विकास के सिद्धांत, यानी विकास के कुछ सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि विकास को जैसे मन किया उसी तरीके से विकास होते चले गए। तो हर एक चीज़ का जैसे सिद्धांत होता है उसी तरीके से जो है विकास का भी सिद्धांत है। उसको आइए हम देखते हैं। जैसे पहला कोर्स कह रहा है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी जो विकास होता है वो निरंतर चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आज विकास होगा, शैशवावस्था में विकास हुआ, फिर बाल्यावस्था में रुक जाएगा, जो है उसके बाद जो है किशोरावस्था में होगा, फिर प्रौढ़ावस्था में रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हाँ, इसकी दर कम या अधिक हो सकती है। जैसे शैशवावस्था में विकास अधिक होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर विकास अधिक होता है। इसका दर जो है आगे पीछे कम और अधिक हो सकता है, लेकिन जो विकास जो है वो क्या होता है, निरंतर आगे की ओर ही क्या होता है, वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कह रहे हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी जो विकास है ऐसा नहीं है कि एक आदमी का जिस तरीके से विकास हो रहा है उसी तरीके से सबका विकास होगा। किसी का विकास कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। क्योंकि हमको समावेशी शिक्षा इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हमको वहाँ पे देखना होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानकारी होता है, क्योंकि विकास कभी किसी का एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अगला कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी जो विकास होता है क्या एक दूसरे के साथ, इसको स्पाइरल भी कह सकते हैं हम, स्पाइरल जो डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। वो सीधा ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, जो मोरल, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो चीज़ें मिल करके जो क्या करती हैं वो विकास कराती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का संबंध, मतलब क्या हुआ, अभी हमने इसके पीछे भी इस चीज को पढ़ा था और अभी देख रहे हैं हम, कह रहा है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर दो बच्चे हैं, एक को उठा करके ट्विंस से बच्चे हैं, उनको उठाकर एक को अमीर यहाँ दूसरे गरीब का रख देते हैं, तो उनके अंदर जो चेंजेज आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनके अंदर जो व्यक्तिगतता का सिद्धांत तो काम करेगा ही, लेकिन उसके अंतर जो है ये वंशानुक्रम में वातावरण का अंतःक्रिया भी आएगा। यानी वो जिस वातावरण में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसका उनके विकास के ऊपर क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा। सेम अगर ये अमीर वाला बच्चा है, उसका माहौल, क्योंकि वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ेगा, उसको अच्छे हाईली स्कूल टीचर्स मिलेंगे, और ये है इसके पास अच्छे बेसिक, इसके पास ज़रूरत भी नहीं होगी, ज़रूरतें इसके पास पूरी नहीं हो पाएंगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि दोनों के जो है व्यवहार में अलग अलग परिवर्तन आ गए हैं। तो उस परिवर्तन आने का रीज़न क्या है, तो वहाँ है क्या, अंतःक्रिया, यानी उसने क्या किया, उसके जिस वातावरण में मिला उसके साथ। और वंशानुक्रम, देखिए वो ट्विंस थे, तो ट्विंस के अंदर दोनों की पोटेंशियल जो है क्या थी, सेम थी, क्योंकि वो ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन एक को जब अमीर क्या चला गया, दूसरा गरीब क्या चला गया, तो उसमें क्या हो गया, वातावरण क्या हो गया, बदल गया, इन्वायरमेंट उसका हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
इसलिए उसके व्यवहार में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आएगा, उसके विकास में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा। उसी तरीके से देखते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत, यानी विकास एक क्रम से होता है, एक सीक्वेंस से होता है। ऐसा नहीं कि एक ऊपर हो गया फिर नीचे हो गया फिर दाएं हो गया फिर बाएं हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक सीक्वेंस से आपका क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, आप सोचेंगे एक ही बार सारा हो जाए, एक ही बार एक ही बार कुछ भी ना हो, ऐसा नहीं होता है। पहले एक विकास होगा, फिर दूसरे विकास होगा, फिर तीसरा विकास होगा, ऐसे ऐसे करके जो चीजें क्या होंगी, डेवलपमेंट होगी। जैसे अब हम अगर बात करें किसी बच्चे को, मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको हम मात्रा पढ़ाएंगे, फिर उनको छोटे छोटे वर्ड्स मिला करके पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद उनको हम हिंदी को या फिर जो भी चीज़ें उसको पढ़ाने के सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधे बुक दे देंगे, लो बैठ के पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। हमको एक क्रम, एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। अगला कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, यानी विकास जो है ऐसा नहीं है कि सीधे कॉम्प्लेक्स वाला डेवलपमेंट पहले हो जाएगा। वो पहले क्या होता है, पहले जो जितनी भी सिंपल सिंपल चीजें हैं उनके ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा, और उसके बाद जो है क्या करेगा, वो विशिष्ट प्रक्रिया की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे अगर कोई आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चों को आप कलम देंगे, पेन देंगे, तो वो उसको ऐसे नहीं पकड़ता है, वो उसको ऐसे पकड़ता है। ऐसे क्यों पकड़ता है, क्योंकि उसको जो है उसके जो मसल्स हैं अभी वो विशिष्ट वाली जो है चीजें नहीं कर सकती हैं। वो सरल है, सिंपल सिंपल जो चीजें हैं, जो भी चीजें, वो सारी चीजें क्या कर सकता है। तो जो भी चीज दीजिए उसको मुट्ठी से पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि उसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकता है। अब पेन देंगे तो उसको ऐसे ना पढ़ के वो ऐसे पढ़ेगा, और ऐसे पूरा पूरा जो है इसको क्या करेगा, लिखने के चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या होता है, ऐसा तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये मुट्ठी पकड़ के पकड़ रहा है, इसका मतलब उसका जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सिंपल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो पा रहा है। और जब वो विकास आगे बढ़ा, जब उसका उसमें विकास हो गया, अब वो चीजों को क्या कर रहा है, ऐसे पकड़ना सीख रहा है। तो ये जब ऐसे से ऐसे पकड़ना सीखा, तो इसके अंदर जो चेंजेस आ गए वो विकास के कारण आ गए, तो वो भी तो एक विकास का सिद्धांत हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो सामान्य से विशिष्ट की ओर महत्व जो जा रहा है, उसके बारे में सिद्धांत ये कहता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलना, बच्चा देखिए छोटा सा रहता है तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका सही नहीं होता है, जो कॉक इधर आ रहा है वो मारता उधर है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऑफ स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो क्या होता है, चीज़ों को समझ लेता है, और उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सही हो जाता है, और वो भी अच्छे से बैडमिंटन खेल पाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ग्रोथ और ग्रोथ का जो है सिद्धांत है, डेवलपमेंट का सॉरी डेवलपमेंट के जो सिद्धांत है वो क्या क्या है। पहले थे निरंतरता का सिद्धांत, जो बोलता है जो डेवलपमेंट होगा वो कंटिन्यूअसली होगा। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, और सबका अलग अलग पर्सन के अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। उसके बाद कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और सब एक चीज़ों के साथ क्या को रिलेट करेंगे, और इसी को जो है स्पायरल जो है करिकुलम तो स्पायरल होता है, इसके अंदर वही इंटरकनेक्टेड होते हैं। बस बात परस्पर संबंध मतलब इंटरकनेक्टेड होंगे, एक के साथ दूसरा क्या होगा, विकास कनेक्ट होगा, तभी जाकर तीसरा हम आगे स्टेप वाइज क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, चौथा कह रहा है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी जो इन्वायरमेंट है और जो हेरिडिटी है, दोनों को जब हम अंतःक्रिया कराएंगे तभी हमारा क्या होगा, विकास जो अच्छा से होगा। फिर कह रहा है विकास के क्रम का सिद्धांत, यानी जो हमारा विकास है उसका जो क्रम है, वो सीक्वेंस है, वो एक सीक्वेंस से फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि रैंडम तरीके से उठा के कहीं से कुछ विकास हो गया, ऐसा नहीं होगा। फिर कह रहा है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी जो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया होगा उसके बारे में कुछ सिद्धांत के बारे में बता रहा है, कि जो पहले सामान्य चीजें होंगी, फिर जो जाकर के कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे विकास के बारे में, कि वृद्धि और विकास को क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि वृद्धि और विकास को दोनों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो उनके बारे में हम समझ लेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो वृद्धि और विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। तो उसमें कुछ चीजें हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। चल, तो फ्रेंड्स पहला कह रहा है पौष्टिक भोजन, यानी पौष्टिक भोजन जो है हमारे वृद्धि और विकास को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब वृद्धि के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट जो कि अनुवांशिकता के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन कुछ हल्की फुल्की चीज़ें जो हैं वो कर रही थी किसके ऊपर, पौष्टिक भोजन, यानी जो हम खाने में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन कैल्शियम वगैरह ले रहे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ये जो है क्या करेगा, उसको प्रभावित कर सकता है। दूसरा कह रहा है संस्कृति, यानी कल्चर, यानी जिस कल्चर में उस कल्चर के हिसाब से उसका जो है क्या होगा, डेवलपमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है जिस माहौल से है। जैसे आप देख सकते हैं
किसी ठंडे प्रदेश में देख लीजिए, किसी गर्म प्रदेश में देख लीजिए। जैसे हम अफ्रीका वगैरह का देखें तो वहाँ पे कल्चर कितना गर्म वाला है, तो वहाँ पे जो उनके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होता है, हमारा देख लीजिए कैसा होता है। और हम ठंडी प्रदेश में रसिया वगैरह में देख लें उनका कैसा होता है। तो जो जिस कल्चर का होता है उस कल्चर के हिसाब से उसका क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है, यानी इट विल आल्सो इफेक्ट डेवलपमेंट। एंड आय कह रहा है कि परिवार में स्थान, यानी आपका स्थान कौन सा है परिवार में, ये भी क्या करता है आपके ऊपर, आपके डेवलपमेंट और ग्रोथ को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। आगे कह रहा बुद्धि, यानी इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, यानी जिसके पास बुद्धि ज्यादा है उसका बुद्धि क्या होता है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। आपको तो पता ही है, तो उसके पास अगर बुद्धि ज्यादा है तो अपना अपना सबसे पहले हर चीजों में अपने खुद को आगे रख के अपना विकास जो है पहले कर लेगा। और आगे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां भी जो है ये क्या करते हैं, हमको डेवलपमेंट को क्या करती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। ग्रंथियों के हिसाब से अगर ग्रंथियां सक्रिय जब होती हैं तभी से क्या होता है, विकास होता है। आपको पता है कि किशोरावस्था में अनेक प्रकार की जो है, जैसे पुरुषों में जो है ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती है, इससे दाढ़ी वगैरह बाल आने लगते हैं। इस तरीके से जो है जो लड़कियां हैं उनमें भी इस तरीके से हार्मोन्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आई कह रहा है कि वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी के बारे में तो पहले हमने जान चुका है कि जो हेरिडिटी होता है वो क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है किस चीज़ में, डेवलपमेंट में। और वातावरण भी सिमिलरली, क्योंकि हमने पढ़ा क्या कि वातावरण जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो है हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमको इफेक्टिव पड़ती हैं। ऑप्शन में पूछ सकता है, इसमें से कोई 4 दे देगा, कोई 3 दे देगा, चौथा नहीं देगा, बोलेगा क्या इसमें है जो इम्पैक्ट नहीं करता है ग्रोथ को। तो आपको बताना होगा डेवलपमेंट को कि क्या नहीं करता, तो आपको सारी चीज़ें बतानी होगी कि क्या प्रभावित करता है और क्या नहीं करता। आप नॉर्मल तरीके से देखिए, पौष्टिक भोजन ऑब्वियसली बात करती है, संस्कृति, परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथि, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, उस चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं, किसको, वृद्धि और विकास को। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ में आ गई हो। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें ठीक है फ्रेंड्स आगे के देख रहे हैं कि आगे के हम देखेंगे यहाँ पे कुछ अवस्थाएं दी हुई हैं, जैसे कि गर्भाधान का अवस्था कितने तक होता है, शैशवावस्था कब होता है, बाल्यावस्था कब होता है, किशोरावस्था कब होता है और प्रौढ़ावस्था कब होता है। फ्रेंड मैंने देखिए जैसे कि पहले बताया आप लोग को, सिर्फ हम जो बाल विकास के अंदर सिर्फ हम प्रौढ़ावस्था तक का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की और भी शाखाएं होती है जिसके अंदर हम सिर्फ बाल विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और भी शाखाओं के बारे में हम दूसरे बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होता है टीचर बनने के लिए। कहाँ तक कि किशोरावस्था तक। फिर भी हम हल्का सा एक स्टेप आगे थोड़ा जानकारी हम रखते हैं, कभी कभार उसमें हमको जाना पड़ता है। तो जैसा कि देख रहे हैं गर्भाधान, मैंने पहले ही बताया कि 9 माह और 10 दिन के लिए क्या होता है, टोटल गर्भाधान की स्थिति होती है। उसके बाद शैशवावस्था हो गया है, शैशवावस्था जन्म से जो है 6 साल की होती है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक और चीज़ हम क्लियर कर दें, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपको ये जो आयु की रेंज है वो अलग अलग बदल सकती है। जैसे अगर हम बात करें जिम पियाजे के अनुसार, तो जिम पियाजे ने 0 से 2, 2 से 7, ठीक है, इस तरीके से आगे उसको क्या किया है, कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हर अलग अलग इसको बांट दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है, मैंने ये वैज्ञानिकों के अनुसार ओवरऑल एक जो है अप्रोक्सीमेट वाला हमने लिखा है। ठीक है, जो बुक में है, आप हमारा बुक देख सकते हैं। बुक में यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया हुआ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है बताया गया यहाँ पे। तो शैशवावस्था जन्म से 6 साल तक है, बाल्यावस्था जन्म से 6 से 12 है, किशोरावस्था 12 से 18 है, और प्रौढ़ावस्था जो 18 के बाद, यानी 18 के जो बाद होगा वो क्या कहलाएगा, प्रौढ़ावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम जो किशोरावस्था इसको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे 13 से लेकर क्या मानते हैं, 19 तक मानते हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा, टीनेजर्स यानी 13, 14, 17 होता है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टीनेजर्स भी बोला जाता है। तो ये फ्रेंड्स क्या थी, हमारी अवस्था से रिलेटेड चीज़ें थी। जैसे कि बताया, इस चीज़ को आपको मोटा मोटी तौर पे आपको दिमाग में रखना है कि जो हमारे गर्भाधान की स्थिति होती है 9 माह 10 दिन का होता है, शैशवावस्था होता है जन्म से 6 वर्ष का होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 होता है, और किशोरावस्था 12 से 18 होता है, और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद, यानी 18 के जो बाद अवस्था होती है उसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये था हमारा अवस्था था, और इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हमारे पास छूट गई हैं उसको भल कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद जो हम अपना जो है वीडियो आगे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे के इस टॉपिक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जो विकास के जो चरण है, 5 पक्ष है, चरण जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डोमेन बोला जाता है। जो 5 डोमेन्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स जो हैं हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि हम डेवलपमेंट
और ग्रोथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए जो बालक है उसके हमको कितने पक्षों का विकास करना है और कौन कौन से पक्ष है जिनका हमको विकास करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला आता है शारीरिक विकास, यानी हमारे पास जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स आएगा उसको हमको करना तो ओवरऑल इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर जो है मेनली फोकस जो हम करते हैं इन 5 डोमेन्स पर करते हैं। और जो 5 डोमेन्स है, पहला है शारीरिक यानी फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मानसिक यानी इसको संज्ञानात्मक नाम से भी जानते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास यानी इसका सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, और नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। यानी जब किसी भी बच्चे का इस 5 फील्ड में हम डेवलपमेंट कर देते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चा कंप्लीटली क्या हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है। और इसको एक नया वर्ड एनईपी में दिया गया है, इसको होलिस्टिक वर्ड दिया गया है। ठीक है, होलिस्टिक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। तो फिजिकल में आपको पता है, अगर हम खेल का एक्टिविटी हमको क्लास स्कूल में एक्टिविटी खेल वाली कराया जाता है ताकि बच्चे की फिजिकल भी स्ट्रेंथ क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। ठीक है, दूसरा करें मानसिक और संज्ञानात्मक, यानी हमको जो मेंटल जो स्किल्स है उससे भी रिलेटेड चीज़ों को हमको काम कराना होता है, जिससे हम क्या कहते हैं उनका मेंटल ग्रोथ भी हो सकता है। और उसी का नाम संज्ञानात्मक, यानी जब भी हम कॉग्निटिव का नाम समझेंगे उसका सीधे रिलेशन हमारे क्या हो सका, दिमाग के यानी मानसिक विकास से संबंधित होगा। ठीक है, अगला कह रहा है सामाजिक, सोशल भी विकास होना चाहिए। आपने देखा होगा आपके पास कई ऐसे बच्चे होंगे जो सब चीज़ में अच्छे होते हैं लेकिन अच्छे से कम्युनिकेट चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो बच्चा है उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया है। ठीक है, आगे कह रहा है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल, चीज़ों के प्रति चीज़ों को बच्चा जो है वो इमोशनल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब बच्चे के अंदर से इमोशन ही खत्म हो गया है, कोई भी जानवर है उसको मार देना, कोई बच्चा है उससे झगड़ा करना, किसी छोटी छोटी चीज़ कीट मकोड़ों को देख के उनको मसल देना। अब वो बच्चा क्या है, उसके अंदर इमोशन ही नहीं है। अब वो इमोशन नहीं है तो इमोशन बच्चा जो है वो भी एक समाज के लिए जो है गलत जो है उदाहरण पेश कर सकता है। इसीलिए हमारा जो बच्चा है उसके अंदर भी हमारा सोशल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, समझ रहे आप। चलिए अगला कह रहा है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, यानी उसको ये चीज़ें पता होना चाहिए हमको कहाँ कब और कौन सी बातें करनी है। ऐसा नहीं कि उनसे मोरालिटी खत्म हो गई। जैसे हमारे घर कोई बड़ा आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों उनको बोलते हैं कि जाओ बड़ों का पैर छुओ, आशीर्वाद लो, या फिर मैनर सिखाते हैं कि हम किसी के घर गए हैं तो किस तरीके से उठना है, बैठना है, किस तरीके से बोलना है। यानी ओवरऑल समझे मोरालिटी की बात हो रही है कि उनके अंदर हम मोरालिटी कैसे हम क्या कर सकते हैं, डेवलप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 डेवलपमेंट है, इसको डोमेन्स कहा जाता है, जो कि हमारे बच्चे के अंदर हमको क्या करना है, विकास कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे का टॉपिक क्या है हमारा, आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू करने के बाद जो हम अपने वीडियो को जो हम फिनिश कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास है, ऑप्शन पहला एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी एक दूसरे के पूरक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बालक के वंशानुगत संरचना, दूसरा कह रहा है बालक संबंधित वंशानुगत तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, 3 नंबर कह रहा है कि बालक संबंधी वातावरणीय प्रभाव, और डी नंबर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था आपको, और अगर आपको याद होगा तो अब यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे आंसर बी नंबर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, वंशानुगत और वातावरण दोनों के बारे में बात कर रहा था। और मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों के अंतःक्रिया से क्या होता है, स्वरूप में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विकास, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है संवेगात्मक, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वृद्धि एवं विकास। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं, और विकास को डेवलपमेंट कहते हैं, और उसको ग्रोथ कहते हैं। और जो ग्रोथ होता है वो जन्म से पहले से शुरू हो जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये पिछला क्लास का यहाँ पे क्वेश्चन बीच में आ गया है, तो आप इसके लिए टाइम नहीं ज़्यादा हम देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ा होता है और 46 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में मानव विज्ञान है। और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले का पिछले जो है चैप्टर है उसी का ही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 1-2 क्वेश्चन। और आपने देखा होगा, अगर पिछला वीडियो अगर हमारा देखा होगा
तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कह रहा है कि व्यवहार का विज्ञान, यानी माना गया था पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर चेतना का विज्ञान माना गया था, ठीक है, और लास्ट में सबसे जो है व्यवहार का विज्ञान माना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल का क्या योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि सील गुण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शारीरिक विकास का विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 14 मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, और चौथा कह रहा है कि शरीर संरचना का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं, ये थोड़ा सा अलग से आ गया क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी 14 मूल प्रवृत्तियों का जो इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। और फ्रेंड्स ये मैंने एकदम लास्ट में अभी भी जस्ट पढ़ाया, इसी में से ये क्वेश्चन है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वृद्धि नहीं कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे विकास कह रहा है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि और विकास में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जन्म से पूर्व। यहाँ पे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया एवं विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, और जन्म से पूर्व और 3। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 5 वर्ष के बाद ही विकास, तो जन्म के तत्काल बाद से ही क्या हो जाता है, बच्चे का विकास जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अभिवृद्धि है। देखिए फ्रेंड्स, आगे आज का पॉइंट ही सबसे स्टार्टिंग यहीं से पॉइंट हुआ था कि अभिवृद्धि क्या है, इसको हम ग्रोथ, इंग्लिश में ग्रोथ, और इसका दूसरा ना अब सिर्फ वृद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है डी, यानी अधिगम, दूसरा कह रहा है जन्मजात, तीसरा कह रहा है सी, और सी जो कह रहा है मूर्त, और चौथा डी कह रहा है जैविक क्रिया है। तो फ्रेंड्स अभिवृद्धि क्या है, आपको अब तक पता अंदाजा तो लग गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आप इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक क्या है, जैविक क्रिया है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, फिजिकल जो है ग्रोथ जो होता है वो इसके अंदर आता है। यह क्या, यानी ये जो है मात्रात्मक होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के लिए क्या आवश्यक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम, जन्मजात, वातावरण, और ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स विकास के लिए आपको पता ही है कि विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो विकास के लिए आवश्यक है ए और सी दोनों, यानी अधिगम होना चाहिए और जो है वातावरण होना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे जो चीज़ है अधिगम के जगह जो है यहाँ पे वंशानुगत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विकास के लिए दोनों अंतःक्रिया के थ्रू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के लिए आवश्यक है, विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्योंकि कह रहा है कि मूर्त, अमूर्त और वातावरण, और इनमें से कोई नहीं, यानी विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो क्या है, वो मूर्त है, अमूर्त है, या फिर वातावरण है, या इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वातावरण, यानी विकास के लिए सबसे कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है वातावरण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का लंबाई बढ़ना, यानी जो शरीर की लंबाई बढ़ती है वो किसके अंदर आता है, विकास के अंदर आता है, अभिवृद्धि के अंदर आता है, अमूर्त होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था उसी समय मैंने इस क्वेश्चन को मैंने राइज भी किया था कि अगर शरीर की लंबाई जो बढ़ रही है वो किसके अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि ये किसके अंदर आएगा, अभिवृद्धि के अंदर आएगा। ठीक है, यानी अभिवृद्धि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी विकास के अंदर अभिवृद्धि आता है, और अभिवृद्धि आपको पता ही है जो फिजिकल होता है इसको मेजरेबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के कितने पक्ष हैं। एकदम जस्ट अभी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है कि जो है विकास के कितने पक्ष होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 4, 5, 6 और 3। तो फ्रेंड्स आपको अभी याद ही होगा कि मैंने बताया था फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये 5 डोमेन जो होते हैं वो विकास के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ परिपाक काल आ गया और परिपक्व काल आ गया, ये 2 काल आ गए, और इसको हम जब पढ़ाएंगे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको चीज़ों को अभी हम आपको, चूँकि सामने क्वेश्चन आ गया है इसलिए हम आपको क्या करते हैं, चीज़ों को हम क्लियर कर देते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है कि परिपाक काल कब होता है। ठीक है, तो परिपाक काल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 से 9, 6 से 9। अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि 3 साल से 6 साल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 से 12, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सा ऑप्शन है जब भी आपको परिपाक बोले, ठीक है, तो परिपाक जब भी बोले तो आपका जो आंसर हो जाना चाहिए सी, यानी 9 से 12 होना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग वाला है, तो थोड़ा सा इसको याद कोई ट्रिक से बना के आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहले एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो पहले जो है परिपक्व होता है और फिर परिपाक आता है, यानी पहले 6 से 9 होता है और फिर जो है वो क्या होता है उसके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं। इसका जो परिपक्व है वो परिपक्व जो है वो क्या होता है, ये 12 से 18 साल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है परिपक्व, परिपक्व होता है 12 से 18 साल। ठीक है, चलिए यहाँ पे यानी परिपाक जो काल होता है वो हमारा होता है 9 से 12 और परिपक्व जो होता है हमारा वो होता है 12 से 18। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया रहती है, यानी जो प्रारंभिक स्टार्टिंग का जो शैशवावस्था का जो समय होता है उसमें जो हमारा वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है वो कैसी रहती है। तो पहला कह रहा है मंद गति से, दूसरा कह रहा है औसत गति से, तीसरा कह रहा है अत्यंत तीव्र गति से और चौथा कह रहा है धीमी गति से। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था जब होती है उसमें उसका जो विकास हो अत्यंत तीव्र गति से होता है। आप देखेंगे ये पहले 5 साल में बच्चे की लंबाई में काफ़ी ज़्यादा जो है वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी अत्यंत तीव्र गति से। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा अत्यंत तीव्र गति से जो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिवृद्धि है, यानी अभिवृद्धि जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है बहुमुखी प्रक्रिया, बी नंबर कह रहा है एकांकी प्रक्रिया, सी नंबर कह रहा है दोनों और डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन देख के आंसर पता चल गया होगा कि जो ये क्या है एकांकी प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम एक ही जो है एक दिशा में ही चलता है, ऐसा नहीं है कि एक हाथ बड़ा होगा एक हाथ छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको चीज़ें पता है, डिटेल मैंने पढ़ा रखी है। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन टाइप में आ गया तो मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन भी लिया है ताकि टॉपिक और क्वेश्चन सामने आए तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विकास है, तो विकास क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, एकांकी प्रक्रिया है और दोनों। देखिए फ्रेंड दोनों सेम क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन जो था अभिवृद्धि का था और नीचे जो क्वेश्चन है वो विकास का है। तो यहाँ से और ज़्यादा क्लियरिटी जो है आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये बहुमुखी है, यानी इसके अंदर हर प्रकार का डेवलपमेंट आता है। जो 5 हमारे डोमेन है वो आएंगे, उसके अंदर सबसे मेन चीज़ है वो अभिवृद्धि भी विकास के अंदर ही आ जाता है। तो ये भी एक क्या है उसमें से, ये भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा बहुमुखी प्रक्रिया, यानी विकास जो है क्या है एक बहुमुखी प्रक्रिया है और जो अभिवृद्धि है वो एकांकी प्रक्रिया है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बालक पहले किस मांसपेशियों पर नियंत्रण करना प्रारंभ करता है। फ्रेंड्स मैंने ये बताया था जब हमने वहाँ पे पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांतों के बारे में, तो मैंने बताया था सरल से जो विशेष की तरफ जाता है। उस समय मैंने चीज़ों को पेन का एग्जाम्पल दे करके बताया था मैंने। तो यहाँ पे जो है कि मैंने बताया था पहले बच्चा क्या करता है, पहले ऐसे आप पेन देंगे तो मुट्ठी से पकड़ेगा, फिर वो जाकर उंगली से पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है इसके अनुसार क्या हो जाएगा उंगलियों पर। पहला ऑप्शन कह रहा है ए नंबर उंगलियों पर, दूसरा कह रहा है हाथ पर, तीसरा कह रहा है पैर पर और चौथा कह रहा है बी और सी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है बी और सी दोनों, यानी बी यानी हाथ पर और दूसरा कह रहा है पैर पर। यानी बालक सबसे पहले किस पे करेगा, ऐसा नहीं कि सीधे उंगली पे करना शुरू कर देगा, पहले वो किस पे करेगा, पहले हाथ पर करेगा फिर क्या करेगा पैर पे करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने बताया था प्रॉक्सिमो डिस्टल भी बताया था जिसमें अंदर से बाहर की ओर विकास होता है, और मैंने सिफाली कूडल बताया था जिसमें सर से पैर की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। फ्रेंड्स तो संज्ञानात्मक विकास अभी हम पढ़े नहीं है, तो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। फिलहाल जब हमारे पास सामने ये क्वेश्चन आ ही गया तो इसका हमारा आंसर भी हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जिम पियाजे। ठीक है फ्रेंड्स, जिम पियाजे थे, इन्होंने जो 4 विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने मोरल डेवलपमेंट का भी दिया था, संज्ञानात्मक विकास का भी दिया था। तो इनका मोरल उतना फेमस नहीं हुआ था, संज्ञानात्मक हुआ था, 4 स्टेज दिया था इन्होंने। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, सपोर्ट करिएगा आप लोग अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की जो वीडियोस आते रहे आपके पास, इंफॉर्मेटिव है, आपके काम में जरूरी आएंगे आप। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को छोटे में सारी चीज़ों को लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, अगर हमारे पूरे वीडियोज़ को देखें तो मुझे ये लग रहा है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। अगर पहली बार भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स
ढेर सारे चैनल है, आप बड़े बड़े, आप खूब सारे बड़े देख रहे होंगे, सबसे जिनको मैं भी फॉलो करता, खुद ही फॉलो करता हूँ। तो फ्रेंड्स वो क्या है, अब उनका अलग सा स्टैंडर्ड पहुंच चुका है। लेकिन हमारे से छोटे छोटे चैनल से आप खुद सोचिए, वो उनको आगे ग्रो करना है, तो जब तक वो आपको क्वालिटी नहीं देंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक बार हमें मौका दिया जाए, और मुझे लग रहा है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है फ्रेंड्स।